This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट स्टार्ट होते ही अच्छी खासी ऊपर गई, 21 प्लस पे गई, उसके बाद से गिरी तो 45 माइनस, फिर ऊपर उठी 18 वाला प्लस पे गई, उसके बाद फिर से 105 माइनस, फिर 91 माइनस, फिर हमने देखा 2 माइनस पे आ गई, लेकिन फिर फाइनली 109 माइनस पे क्लोज हुई और 33,619 का लेवल। ऑयल की कीमतें काफ़ी ऊपर नीचे होती रही हैं। पिछले दिनों मीटिंग फेल हुई दोहा की, उसके बाद बहुत तेज़ी से गिरी तेल की कीमत 7%, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से बढ़ गई। उसकी एक वजह यह भी हुई कि कुवैत के जो ऑयल वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था, लेकिन वो स्ट्राइक कल ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर से तेल जो है नीचे की तरफ आया है और इस वजह से दुनिया भर में हमने मिक्स ट्रेंड देखा और पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आया है। 30 इंडेक्स में 63 का लॉस है, 19,481। ऑल शेयर्स में 44 का लॉस। टोटल वॉल्यूम आज अच्छे थे, 262 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। एडवांसिंग कंपनी 155, डिक्लाइनिंग 178, अनचेंज 26। सुई नॉर्दर्न गैस वॉल्यूम लीडर भी रहा और उसकी कीमत भी माशाल्लाह कल भी बढ़ी, अपर लॉक, आज भी अपर लॉक, 27 मिलियन शेयर्स का काम हो गया। उसकी वजह यह हुई है कि जो कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन जाएगी उसमें उसको एक बहुत बड़ा स्टेक दिया गया है। वैसे तो ये 2.5 बिलियन डॉलर जो है वो रशिया वाले लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम वाम करने के जो ठीके वगैरह सब कुछ इसमें जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस प्ले करेगा रोल। उसको 43 बिलियन मिलेगा इस सिलसिले में। ये फैक्टर रही, प्लस ओवरऑल गैस अवेलेबिलिटी जो बढ़ रही है ड्यू टू ऑल दीज एक्टिविटीज़, उसकी वजह से दोनों हमने गैस कंपनी को बढ़ते हुए देखा है। तो इस तरह से आज नॉर्दर्न गैस जो है टॉप ऑफ द वॉल्यूम है। नंबर 2 पावर सीमेंट है, 20 मिलियन का काम हुआ। TRG नंबर 3 17 मिलियन का काम हुआ। बाइको में 16 मिलियन का, दीवान मोटर में 14 मिलियन का। यूनिलीवर फूड में 114 का इजाफा, गेनर्स में टॉप पे है ये। रित पाकिस्तान में 70, फिलिप मॉरिस में 59, सीमेंट में 41, आइलैंड टेक्सटाइल में 33, लूज़र में नेस्ले पाकिस्तान 99 माइनस, इंडस डाइंग 37, मरी वेवरी 31, लकी सीमेंट 16, खैबर टोबैको 12। दुनिया भर की मार्केट में जो हमने देखा है, हमने डॉ में इजाफा देखा 49, SP में 6 का इजाफा, लेकिन नैस्डैक में जो है 19 लॉस है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि 18,000 का जो लेवल है डॉ का वो मेंटेन हो रहा है और इस इंडेक्स को मैं 3,500 से वॉच कर रहा हूँ जब से मुझे इन चीज़ों के इदराक हुआ। तो आज देखिए 18,000 पे खड़ा है ये, और इसी तरह SP 4,000 का होता था, आज 21,000 का खड़ा है। तो जो मैं बात करता हूँ कि आप लोग जो लोगों की पेसिमिस्टिक बातें सुन के पैनिक करके अपने अच्छे अच्छे शेयर्स, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, ये गलत है। दुनिया भर में तमाम बिजनेसेस आस्ते आस्ते बढ़ ही रहे हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सब इंडेक्स को आप देख लें बढ़ गया। जिस ज़माने में ये 350 था, पाकिस्तान का शेयर मार्केट सिर्फ 800 का था, आज कहाँ है, 32,000 की बात हो गई, 32 से भी ऊपर। निके में 32 का इजाफा हुआ। हैंगसेंग में 199 का लॉस, शंघाई में 70 का लॉस जो कि सिग्निफिकेंट है 2.3%। सेंसेक्स में 24 का इजाफा, सिंगापुर में 1.8 का। ऑयल की कीमत जो यहाँ पे दिखाई जा रही है 41.48, माइनस 2.23%, और गैस की कीमत 208 माइनस 019। तो ये जो 42 वाला पे गया था उसके बाद नीचे आया, उसका वो रिफ्लेक्शन है। हमारे यहाँ जो मार्केट में कुछ फैक्टर और भी लोकल्स हैं, जैसे पनामा लीक है, और ये जो लेबर का इशू, अभी संडे को यहाँ पे किसानों का दिन था, जिस दिन ओकाड़ा में एक बड़ा जलसा करने की कोशिश की गई, जिसको अथॉरिटीज़ ने रोक दिया, और सुना है कि टैंक वैंक भी ले आए थे क्रश करने के लिए। तो उस पर आज कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि जो टेनेंट हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, इस तरह की कुछ गारंटी दी है। इन इश्यूज़ से भी हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्लस अभी जो आपने औरंगी टाउन का वाक़या सुना कि इतने पुलिस वालों को मार दिया बड़ी आसानी से,
तो इस वजह से भी हमारी मार्केट थोड़ी बहुत नीचे ऊपर होती है। ये लोकल फैक्टर्स भी हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दावत दी है एहसान ए शेख साहब को। प्रोफेसर साहब, आपसे थोड़ी देर पहले ऑयल के बारे में पूछूंगा कि ऑयल की कीमत हमने देखा कि ऊपर नीचे काफ़ी हो रही है, आप क्या समझ रहे हैं किधर जा रही है? भाई देखिए कि बुनियादी तौर पर तो जो मार्केट प्राइसेस होती किसी भी कमोडिटी की हों या फाइनेंशियल किसी एसेट की हों, तो मार्केट प्राइसेस जो है बुनियादी तौर पर तो डिटरमिन फंडामेंटल्स की बुनियाद पर ही होती है। लेकिन कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं जो मार्केट प्राइसेस की वॉलीटिलिटी को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो इन द लॉन्ग रन तो फंडामेंटल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से वॉलीटिलिटी डे टू डे बेसिस पर हमें जो है उसमें चेंजेस देखने में आता है। ओपेक की के हवाले से जो मीटिंग थी उसके फेलियर के फ़ौरन बाद हमने जो है वो डिक्लाइन देखा था। कल की सूरत हाल डेवलपमेंट के बाद जो है उनके जो वर्कर्स की मीटिंग उनकी स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हुई है, तो उसकी वजह से हम पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन चीज़ें स्मूथ कभी भी नहीं होंगी, फ्लक्चुएशन इसके अंदर होता रहता है और उसकी वजह से हम ये सूरत फेस कर रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इसको हम गुज़िश्ता 2-3 सालों के मुकाबले में इसको कंपेयर करके देखें तो ऑयल प्राइसेस जो है मुसलसल डिक्लाइन की तरफ आई है, जिसके के ऑयल प्रोड्यूसर्स तो उनके लिए तो ये तशवीशनाक सूरत हाल है, उनकी इकॉनमी के लिए ये नेगेटिव एक डेवलपमेंट है। लेकिन हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, उनके लिए एक पॉजिटिव सूरत हाल इमर्ज हुई है। और हम जो अपने इकॉनमी में मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में पिछले दिनों इम्प्रूवमेंट देखी है हमने, तो उसकी एक वजह जो है ऑयल प्राइसेस में डिक्लाइन है। तो हम तो इसके बेनिफिशरी हैं, और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो जो है उनके लिए ये नेगेटिव सूरत हाल है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट आप समझते हैं कि कीमतें यही 40 के करीब ही रहेंगी या और नीचे आएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑयल प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव करती है ये डिपेंड करता है कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो किस तरीके से बिहेव करती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन है। रिसेशन तो ग्लोबली हम फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम है, उसकी वजह से ऑयल की डिमांड में कमी वाक़ई हुई है। तो एक वजह तो यह है कि ऑयल प्राइसेस पर एक प्रेशर आया। दूसरी वजह यह है कि ये जो ओपेक के कंट्रीज़ हैं जो कि मतलब एक मेजर पोर्शन सप्लाई कर रहे हैं ग्लोबल ऑयल सप्लाई का, उनके अपने कुछ स्ट्रेटेजिक एम्स हैं जिनकी वजह से भी ये फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। अगर ग्लोबल इकॉनमी तेज़ी से रिकवर करती है और ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ में इजाफा देखने में आता है और उसकी वजह से ऑयल की डिमांड में अगर बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, तब तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएंगी। अदरवाइज़ ये अराउंड इसी जो मौजूदा प्राइस है इसके करीब ही फ्लक्चुएट करती नज़र आ रही है मुझे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। अच्छा, शॉर्ट रन में ये सूरत हाल नज़र आ रही है। जी हाँ, शॉर्ट रन से मेरी मुराद ये है कि 6-8 महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में तक जो है फ्लक्चुएशन से हम ऑब्जर्व करेंगे। कि हम देखते हैं कि कोयला जो कि एक अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है, वो उसकी कीमत भी पिछले 2-3 साल में $320 से गिरते गिरते $60 पे आ गई। उसकी डिक्लाइन जो है ये ऑयल से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैस, जिसको हम सुई गैस कहते हैं यहाँ पे, नेचुरल गैस, उसकी कीमत $18 हुआ करती थी, वो $2 पे आ गई, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं। बिल्कुल। इनकी इतनी डिप्रेस कीमत में तेल का ज़्यादा बढ़ना तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। देखिए, बुनियादी तौर पर ये एनर्जी सोर्सेज ही हैं, और आज की दुनिया में जहाँ पर जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में इम्पॉर्टेंट रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेन इनपुट तो एनर्जी है, चाहे वो आप कोयले की शक्ल में लें, इलेक्ट्रिसिटी से लें या ऑयल की शक्ल में लें। तो एनर्जी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस उस वक्त तक नहीं बढ़ पाएंगी जब तक ग्लोबल इकोनॉमी में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ शो ना करे, और ये नियर फ्यूचर होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि साथ साथ ये जो सप्लाई इतनी गैस की आ रही है शेल की वजह से। बिल्कुल, कोयला पूरी दुनिया में हर आदमी निकाल रहा है। बिल्कुल, हर आदमी की मजबूरी भी होती है। एक दफ़ा आप निकालना शुरू कर दे तो आप बंद भी नहीं कर सकते।
हमारे पास 192 बिलियन कोयला पड़ा हुआ है थर में। बिल्कुल, अगर कल हम भी निकालने के मोड में आ जाए, जबकि हम शुरू कर रहे हैं, तो एक्सेस सप्लाई इकोनॉमी में आ जाएगी, शुरू हो रहा है जी। उसकी फाइनेंशियल क्लोज तो हो गई $2 बिलियन की। तो जब वो गैस कोयला भी आएगा, हमारे पास तो 94 से पड़ा हुआ है, जिस रेट पे भी बिकेगा हम बेच देंगे। बिल्कुल सही है। देखिए ना, सूरत हाल क्या है इस वक्त। एक तरफ तो सूरत हाल ये है कि एनर्जी की डिमांड ग्लोबल लेवल पर कम है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पर्टिकुलरली ये शेल का जो फेनोमेनन जो रिसेंट हम देख रहे हैं, उसकी वजह से एनर्जी के रिसोर्सेज की सप्लाई में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्सेस सप्लाई हो रहा है। तो सिंपल रूल ऑफ थंब ये है कि जब कभी भी किसी कमोडिटी की या किसी भी चीज़ की एक्सेस सप्लाई होगी तो उसकी प्राइसेस पर उसका प्रेशर आएगा, और ये एक्सेस सप्लाई यानी डिमांड और सप्लाई का गैप वो बढ़ता चला जा रहा है कि डिमांड उस तेज़ी से इम्प्रूव नहीं कर रही, लेकिन सप्लाई बहुत तेज़ी से ग्लोबली इम्प्रूव कर रही है। तो उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस पर एनर्जी की किसी भी शक्ल में हमारे यहाँ प्राइसेस जो है मार्केट लेवल, मार्केट प्राइसेस पर को डिप्रेस करेगी। हम जो पाकिस्तान में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी यूटिलिटी चार्जेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जो हमें मेन इनपुट एनर्जी की शक्ल में चाहिए, उनकी प्राइसेस कम हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंटरवेंशन के ज़रिए से हमारे यहाँ प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, यूटिलिटी बिल्स की, उनमें इजाफा मुसलसल देखने में आ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी साइन फॉर द इकॉनमी। जी साहब, अभी हमारे यहाँ ही देख लें कि जब से LNG का प्लांट लगा पोर्ट कासिम पे, उसके बाद अभी जो ये आज की खबर है कि जो लाहौर, कराची से लाहौर LNG डायरेक्ट ले जाएंगे विदाउट गैसिफाइंग इट, उस पर काम शुरू हो चुका है। 2.5 बिलियन रशिया लगा रहा है डॉलर्स, और उसके अलावा गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस कलेक्ट करके ये जो नॉर्दर्न गैस को दिया गया है काम। तो ये एक तरह से हम अल्टरनेटिव क्रिएट कर रहे हैं फॉर ऑयल, है ना जी। अगर हम बिजली बना लेते हैं थ्रू LNG गैस, तो हमें फर्नेस ऑयल की ज़रूरत नहीं है जी। तो फर्नेस ऑयल की डिमांड कम हो गई। बिल्कुल कम। इसी तरह जो हम CNG पूरे पंजाब में बंद पड़ा हुआ था, फिर से CNG आ गया है, हमने तो उतना ही पेट्रोल की कंजम्पशन कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कमोडिटीज़ को मैं साथ देखता हूँ, अलग नहीं देख पाता हूँ। बिल्कुल, ये एक दूसरे का जो है ना वो समझ लें कि सब्स्टिट्यूट हैं ये एक तरह से, और इनकी प्राइसेस का ट्रेंड एक डायरेक्शन में मूव करेगा। बिल्कुल ठीक है ना। अगर कोयले की प्राइसेस कम होती हैं तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट LNG पर या CNG पर या इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो बुनियादी तौर पर तो ये एक ही कमोडिटी जो है उसको इसकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से ये दैट इज एनर्जी कह सकते हैं। एनर्जी इज गोइंग अप, और बिल्कुल सही है, लेकिन बिल्कुल देखिए लगे बड़ी अच्छी टर्म आपने यूज़ की कि ये एनर्जी है। और मैं एक बड़ा सादा इकोनॉमिक मॉडल जो है अमूमन अपने स्टूडेंट्स के सामने रखा करता हूँ कि भाई बहुत बड़े बड़े इकोनॉमेट्रिक मॉडल्स अपनी जगह, उनकी अफादियत अपनी जगह, लेकिन सादा तरीन इकोनॉमिक मॉडल जो मेरे जहन में है कि अगर आपको माशी तौर पर तरक्की करनी है तो काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि हमारे पास, चाहे वो चूल्हे किचन में हो, चाहे वो फैक्ट्री में हो, और चाहे हमारे पास जिस्मानी तौर पर हो। हाँ, उसके बगैर एनर्जी के बगैर आप कैसे काम? तो देखिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मॉडल मेरे जहन में होता है। नाज़रीन, प्रोफेसर साहब ने आखिरी बहुत ज़बरदस्त बात की है, इसी पे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। प्रोफेसर एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जाते जाते उन्होंने एक ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनर्जी, चाहे वो आपके किचन हो या फैक्ट्री हो या आपका जिस्म हो, जब तक इसमें एनर्जी नहीं होगी ये काम नहीं कर सकता। और ये कह रहे हैं कि हम अभी यही बात कर रहे थे कि सिर्फ हम तेल करते हैं, ये गलत है। जब तक आप कोयले की कीमत को और गैस की कीमत को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, आप सही एनालिसिस नहीं कर सकते। कोयला तेल ऑन इट्स ओन महंगा नहीं हो सकता सिर्फ OPEC की मीटिंग की वजह से या एक स्ट्राइक की वजह से। अगर इसी दौरान
गैस की कीमत घट रही है, जो कि घटी है, बहुत ज़्यादा घटी है, और साथ साथ कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा घटी है, तेल से भी ज़्यादा। तो तेल को ऊपर जाना ज़्यादा मुश्किल है। सर ये तो बात हो गई। अब एक डोमेस्टिक इशू पे आता हूँ। जी वो ये है कि लास्ट 17 तारीख, लास्ट संडे को यहाँ किसान डे था, पीजेंट डे था जी। तो उसको किसी हद तक मनाने की कोशिश की गई, और उसमें जो हमारे पीजेंट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है जिनकी पूरे पाकिस्तान में, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, किसी के लिए काम करते हैं, जिनको टेनेंट फार्मर भी कहा जाता है, उनके राइट्स पे कुछ वो आवाज़ उठाना चाह रहे थे ओकारा में, लेकिन उसको बुरी तरह से सरप्रेस किया गया। टैंक वैंक भी ले आए, 144 भी लगा दिया है, तमाम लीडर्स को भी बंद कर दिया। उसी दौरान एक सेमिनार हुआ यहाँ पे, पिलार वाले ने करवाया था, जिसमें बताया गया कि सिंध में 1850 का जो टेनेंसी एक्ट है वो बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा, और जो हकूक़ फार्मर्स के हैं वो नहीं दिए जा रहे, और मालिकान जो हैं जैसे चाह रहे हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक सर्वेंट्स और स्लेव्स, विदाउट एनी राइट ऑफ प्रोटेक्शन। इसी वजह से सिंध में 70% जो फार्मर्स हैं नहायत गरीब हो गए, और जो ओनर्स हैं वो रिलेटिवली अमीर बहुत हो गए जी। इसके बारे में आप एज ए प्रोफेसर क्या कहेंगे? देखिए साहब, सूरत हाल ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें तो दैट इज़ अराउंड 22%, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो 42% है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टोटल लेबर फोर्स का 42% लोग जो है एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, किसानों की शक्ल में। यानी अगर टोटल हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर आप मुल्क की हालत बेहतर करना चाहें तो इनकी हालत बेहतर करें तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर अब दुनिया भर में इकोनॉमिस्ट इस बात पर तो मुत्तफिक हो गए हैं कि बिल्डिंग्स खड़ी कर देना ये इक्तिसादी तरक्की नहीं है। बुनियादी तौर पर इक्तिसादी तरक्की के पीछे जो है वो जो फ़िलासफ़ी है वो अपने मुल्क के अवाम के हालत ज़ार को बेहतर बनाना है। अब ये जो 42% ऑफ द लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर किसानों की शक्ल में, इनकी अगर हालत ज़ार देखिए तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया भर में जो गरीब तरीन तबका होगा वो किसान होगा, और उनमें भी गरीबों में भी निचले तरीन तबके पर हमारे किसान हैं। तो हमने कभी भी इनकी हालत ज़ार को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। इनकी हालत ज़ार को इम्प्रूव करने के लिए जो लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ 60s में शुरू हुई थी, और उसकी वजह से इनके इकनॉमिक कंडीशंस इनकी इम्प्रूव होने शुरू हो गई थी। तो 60s के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स आई हैं हमारे पास 2 मरतबा मज़ीद, तो वो अमली तौर पर ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थी। तो जिसमें आप 72 की भी बात कर रहे हैं, 77 की भी बात कर रहे हैं, दोनों पे अमल नहीं हुआ। 77 तो ऑन होल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दिनों मैंने एक ट्विटर लिखा जी हाँ कि नॉन एप्लीकेशन और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1977 लैंड रिफॉर्म एक्ट मींस कि उसको प्रेसिडेंट ने भी साइन किया, सबने कर दिया, सब कुछ हो गया, इज ए क्राइम। जी बिल्कुल, ये क्राइम है। लेकिन अव्वल तो जिस वक्त तक ये था ऑन ग्राउंड मौजूद था, उस वक्त तक भी तो किसी हद तक इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन वो 59 जैसा नहीं हुआ। शरीयत अपीलेट कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया लैंड रिफॉर्म्स को इनफैक्ट। लेकिन ये एक रिसेंट फेनोमेनन है उसका स्ट्राइक डाउन होना, लेकिन इससे पहले वो कम से कम 30-35 साल तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में लैंड रिफॉर्म्स जो है वो हमारे लीगल फ्रेमवर्क का हिस्सा थी, लेकिन अमली तौर पर उस पर कहीं भी काम होता हमें नज़र नहीं आया, और उसकी वजह से जो फार्मर्स की जो सूरत हाल है यानी प्लाइट हालत ज़ार उनकी इम्प्रूव नहीं हुई थी। अब देखिए कि एक तरीका तो ये हो गया कि भाई ये लैंड स्ट्राइक डाउन कर दिया है, 59 का भी जो लैंड रिफॉर्म था उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, शरीयत अपीलेट कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन किया है इस बुनियाद पर कि भाई इस्लाम में जो है वो लैंड होल्डिंग या प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डिंग पर कोई कदगन नहीं है। तो ये बात ठीक है, इस तरीके से हुआ है। लेकिन सिलसिला यह है कि हमें इस्लाम ने हमें ये तालीमात भी दी है कि हम अपने सोसाइटी के जो गरीब तरीन लोग हैं उनकी माशी सूरत हाल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और मैकेनिज़्म भी हमें दिए हैं। यानी इस्लाम के पेश नज़र यकीनन लोग हैं
इक्तिसादी तरक्की का जो इस्लामिक मॉडल है इक्तिसादी तरक्की का, वो तो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, वो हमें पाकिस्तान में होता नज़र नहीं आ रहा है। तो और तरीके थे कि देखिए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड के हवाले से देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो उस वक्त एग्रीकल्चर सेक्टर का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 70% था, जो कि ग्रेजुअली कम होकर 22% हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर वो वैसे भी उसका ग्रोथ रेट इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में कम रहा, तो यकीनन जो है वो किसान हमारा वो ओवर टाइम भी वर्स ऑफ हुआ है। दूसरा जो है बाकायदा रिसर्च पाकिस्तान में भी मौजूद है कि हुआ यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ यानी किसानों की तरफ रिसोर्सेज जाने के बजाय हुआ यह है कि उसका फ़ायदा जो है वो या तो सिर्फ लैंडलॉर्ड को हुआ है या इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ है। तो किसानों की सूरत हाल जो है वो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करके किसानों से जो रिसोर्सेज निकाले जाते हैं और जिसकी वजह से वो बहुत गरीब हैं, वो कुछ अमीर ज़मींदारों के पास आते हैं, वो उससे जाके प्लाजास बना लेते हैं, इंडस्ट्री लगा लेते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर लेते हैं, या दुबई लेके चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब तरीन जो किसान है, चाहे वो सिंध का हो, पंजाब का हो, केपी का हो, वो गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। और ये जो लैंड रिफॉर्म को जो रोक दिया गया इस्लाम के नाम पे, उसने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यानी ये लोग बताना ये चाह रहे हैं कि इस्लाम जो है अवाम के खिलाफ है। जी देखिए, मैं इसका हालांकि नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि इस्लाम का मतमा नजर तो लोगों के हराम है अगर आपके इर्द गिर्द के 8-10 घर में फाका है। बिल्कुल सही है, इस्लाम का यकीनन यही मतमा नजर है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और भी देखिए कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो नंबर्स पॉवर्टी के हवाले से, गुर्बत के हवाले से इशू कर रहे होते, तो उसमें तो तकरीबन 20% के करीब गुर्बत है। लेकिन आज़ाद ज़राए अब जो नया स्टैंडर्ड खुद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया $1 पर डे वाला, उसके तहत 29% उन्होंने खुद कबूला है। लेकिन ये अगर आप इसको $1 वाले को पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर लें तो पाकिस्तान में पॉवर्टी का लेवल जो है 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। 29 गलत है ये जी, मतलब कुछ और जराए जो इंडिपेंडेंट रिसर्च ये शो कर रही है 40 बता रही है। 40 ये 40 जो है इसमें मेरे ख्याल में 30% जो होगा वो तो वही रूरल पॉवर्टी है। जी यही मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि भी है पॉवर्टी, लेकिन इतनी नहीं है। ये जो 40% है यानी तकरीबन कमोबेश कोई 8 करोड़ लोग, गरीब लोग, इनमें से मेजॉरिटी किसानों की है। ये एक उसका एक एस्पेक्ट है कि मेजॉरिटी जो है वो जो शहर में जो आ जाता है उसकी बीवी भी काम करने लगती है, बच्चे भी काम करने लगते हैं, बिल्कुल यहाँ सर्विसेज सेक्टर गुजारा हो जाता है। बिल्कुल सर्विसेज सेक्टर बड़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर आ गए हैं तो उनकी पॉवर्टी में तो रिडक्शन आया है और उनके हालात बेहतर हुए हैं। लेकिन जो बतौर किसान आज भी काम कर रहा है तो उस पर वहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने में नहीं आ रही, बल्कि रिलेटिव टर्म में देखें, अगर हम उनकी ओवर टाइम रियल इनकम देखें वो तो हमें बड़ी बढ़ती हुई नज़र आएगी ओवर टाइम। लेकिन अगर रिलेटिव टर्म में देखें तो पता चलेगा कि वो रिलेटिवली फर्दर पुअर होता चला जा रहा है। तो ये एक सूरत हाल हमारे सामने। इसका हल क्या है? ये जो इस्लाम रुकावट बन गया लैंड रिफॉर्म में, हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान जबरदस्त लैंड रिफॉर्म आया, 5 एकड़ जमीन तमाम लोगों को बांट दी गई। देखिए इस्लाम के नाम पे रेवोल्यूशन आया था, बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे देखिए हर चीज़ में कहते हैं ना पिक एंड चूज किया जा सकता है। देखिए सिलसिला क्या था कि जिस वक्त मैं ये बात तो क्लियर कट नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर दूँ कि इस्लाम का मतमा नज़र तो यकीनन लोगों के हालात को बेहतर करना है, और ये जो सूरत हाल डेवलप हुई है, जो स्ट्राइक डाउन किया है उन्होंने इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक। लेकिन उस वक्त जब हम लैंड रिफॉर्म्स कर रहे थे तो उसका मतमा नज़र ये भी था कि गवर्नमेंट के अपने पास जो लैंड्स हैं उसको गरीब किसानों में तकसीम होना चाहिए। ठीक है, ये जिसकी थी ज़मीन वो अगर नहीं हो रही तकसीम तो गवर्नमेंट के पास जो है जो ज़मीन मौजूद है, हमारे पास पूरा बलूचिस्तान इतना बड़ा सेक्टर मौजूद है और सिंध के बहुत सारे रूरल एरियाज़ जहाँ पर हैं जहाँ गवर्नमेंट की अपनी ज़मीनें हैं, उन्हें तो गरीब किसानों में तकसीम करके उनको लैंड लॉट या लैंड होल्डर्स बनाने में कोई कबात नहीं है। इस तरीके से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं और लेबर फोर्स हमारे पास बड़ी वाइब्रेंट मौजूद है, लोग काम कर सकते हैं और उन्हें अगर ऑनरशिप दे दी जाए
तो ये इस तरीके से ऑनरशिप दी जा सकती है। और इस्लामी तालीमात के तो ऐन मुताबिक है कि रियासत के पास जो रिसोर्सेज पड़े हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, तो जिन्हें बेकार वो मौजूद हैं, तो उन रिसोर्सेज की भूख ऐसी है जी कि पिछले दिनों मैंने एक दौरा किया जो हमारे सरहदी इलाके हैं, फोर्ट बास से लेके हारूनाबाद और भावलपुर, तो बॉर्डर पे जाने का इत्तेफाक हुआ। तो ये पता चला कि इतने ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं, इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि इंडियन बॉर्डर जहाँ पे वो उनके पिलर्स वो खड़े हुए थे बाहर, और जहाँ ऊपर फौज बैठा हुआ है उसके नीचे तक लोग फार्मिंग कर रहे थे। बिल्कुल फार्मिंग। हालांकि वो 1 किलोमीटर का जो इलाका होता है वो नो मैन लैंड कहलाता है। उसमें इंडियन को बिल्कुल इजाज़त है कि हमारे फार्मर्स को गोली मार दे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई आप लोगों को डर नहीं लगता कि आप नो मैन लैंड में आके फार्मिंग कर रहे हो? आपने बाज़ाब्ते पानी का इंतजाम भी किया हुआ है। कहते साहब अगर मुल्क में जगह मिल जाती तो ये नो मैन लैंड में आके तो फार्मिंग ना करते। यही मैं अर्ज यानी करना उनको चाह अपनी रहा हूं। जान की परवाह नहीं है और वो जाके ऐसी जगह पे फार्मिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के करने का काम है कि अगर लोगों को इस हवाले से जो रिसोर्सेज लैंड की फॉर्म में अगर प्रोवाइड कर दिया जाए और जस्ट उन्हें वहाँ पर पानी मुहैया कर दिया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि एक टाइम मैं आपके ज़रूरी इनकलाब आ सकता है। और बाकी अभी जो टेनेंसी राइट, चलिए ठीक है, आपने इस्लाम नाफिज कर दिया, माशाल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। हज़ार एकड़ बड़े बड़े ज़मींदारों के पास है। अब वो लोगों को कहते हैं हमारी ज़मीन को पे काम करो, तो उनके हुकूक के बारे में आप क्या कहना है? उनको तो कुछ हुकूक दो ना, अल्लाह के नाम पे, रसूल के नाम पे, ह्यूमन राइट के नाम पे, किसी भी नाम पे। एक एस्पेक्ट है जिस पर अभी हम जो है ना वो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ठीक है, इस्लाम ने उनको ये राइट दिया है कि वो जितनी प्रॉपर्टी चाहे होल्ड करें, लेकिन एक एस्पेक्ट और है कि उस प्रॉपर्टी से वो जो इनकम जनरेट करें उस पर प्रॉपरली दयानतदारी के साथ वो गवर्नमेंट एक्सचेकर में कंट्रीब्यूट करें। पाकिस्तान की तारीख़ आपको ये बता रही है कि अरबों खरबों रुपए वहाँ से कमाए जाते हैं, लेकिन उस एक सेक्टर को हमने आज भी मुकद्दस गाय बना कर रखा हुआ है और उसकी वजह से उनसे टैक्स भी नहीं ले रहे हैं। तो 21% जीडीपी का हिस्सा जी, टैक्स में 1% हिस्सा जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए होता क्या है, सूरत हाल ये है कि जब कभी भी हमारी गवर्नमेंट से जो मुख्तलिफ अदवार में ये होता रहा कि जिस काम को करना होता है वो फेडरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है और उस काम को कर दिया जाता है, और जिस काम को नहीं करना होता है तो फिर ये उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना के प्रोविंसेस के हवाले दे दी जाता है। प्रोविंसेस पे 100% होल्ड, वही जैसे सिंध के बारे में आया है कि 70% जो लोग हैं बिल्कुल गरीब हैं जी, 30% लोग अमीर हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, वही सारे एमपीए बनते हैं, वही बनते वो क्यों अपने खिलाफ कानून बनाएंगे? बिल्कुल, वो कभी नहीं बनाएंगे। टैक्स लेंगे। और देखिए कि सूरत हाल ये है कि जब ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाया गया है तो लास्ट जो सिंध का बजट है उन्होंने जो टोटल टारगेटेड रेवेन्यू उसका था उसमें सिर्फ 0.5% टैक्स कलेक्ट होना था एग्रीकल्चर सेक्टर से। आप अंदाज़ा कीजिए कि गवर्नमेंट को ने जब इसको जो है वो ट्रांसफ़र किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस ये दी है कि जो टैक्स प्रपोज किया है उसमें आधा % टोटल रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट का वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। हालांकि सिंध में अगर आप देखा जाए तो एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो किसानों की शक्ल में हमारी लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो जो लोग यहाँ पर लेबर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके हालात बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके हालात जो हैं वो फ्लोरिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट में भी वो उनकी कंट्रीब्यूशन है, उनकी एक से है, और ये सूरत हाल दुबई में भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टीज वो खरीद रहे हैं। ऑफशोर कंपनियां भी बहुत बना रहे हैं। जब देने का टाइम आ रहा है तो वो जो है फेडरल गवर्नमेंट में भी टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, प्रोविंशियल लेवल पर भी गवर्नमेंट ने ये परफॉर्मेंस दी है। अब आम गरीब आदमी क्या करेंगे? इस्लाम चलता रहेगा, इस तरह की डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी चलती रहेगी तो गरीब की हालत खराबी होती चली जाएगी। फिर आखिर में बंदूक उठाए वो कांग्रेस बन जाए। कि इसमें जो इस्लाम के मतमा नज़र जो है वो तो अपनी जगह है, तो उन्होंने तो सिर्फ एक जो शरीयत का उसूल है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो हर शख्स होल्ड कर सकता है, उस पर ये एक एस्पेक्ट हमारे सामने। लेकिन इसके बरक्स
गवर्नमेंट को इजाज़त भी दी है, बल्कि मोटिवेट के तरकीब दी गई कि आप रिसोर्सेज को जिन लोगों से जिनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं और इन प्रॉपर्टीज से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, इसी तो वो इस्लाम ट्रांसफर करें। इसी इस्लाम के इंटरप्रिटेशन को आप देखिए कि ईरान में कैसे लिया गया। जी, जी, जी। इमाम खुमैनी साहब खुद तो क्योंकि इतने बड़े आलिम थे, वो खुद डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे इस मामले पे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जाके ज़मीनें बांट दो और पुराने वालों से छीन लो, लेकिन उनके जो सेकंड थर्ड टीयर के यंग स्कॉलर्स थे, उन्होंने ऐसी वो निकाली, वही यही बात कि इस्लाम में तो पड़ोसी का भूखा रहना की इजाज़त नहीं है, तो हम तो ये करेंगे लैंड रिफॉर्म। और उन्होंने अपने पासदारान को हुक्म दिया कि जाओ लोगों से कहो कि 5-5 एकड़ ज़मीन आपस में बांट लें, ज़मींदार जब आएगा उससे लड़ो, ज़मींदार भाग जाएगा क्योंकि उसके पास जाहिर है कोई इतनी फोर्स नहीं, सेंटर से कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। यही हुआ, 10 साल तक सेंटर ने कोई इंटरवेंशन नहीं की, बाद में सनदें बांट दी गई। तो इस तरह से ईरान में तब्दीली आ गई, इस्लाम के नाम पे आया, 5-5 एकड़ ज़मीन बढ़ गई, ईरान पीसफुल हो गया। और हमारे पास गरीब किसानों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनमें तकसीम करने के लिए बहुत सरकारी अराजी बड़ी तादाद में मौजूद है, इससे उनको जो है ना दिया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, डेमोक्रेसी के ज़रिए तब्दीली आ सकती है या बंदूक के ज़रिए आएगी? जनाब इमन, पूरी दुनिया में तो ये डेमोक्रेटिक मॉडल फॉलो किया जा रहा है और डिज़ायरेबल यही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली का ये अमल पाकिस्तान में हम जो है बहुत स्लो देख रहे हैं, उसकी वजह से लोग डिसहर्ट होते जा रहे हैं। देखिए, अगर हालांकि हम जैसे लोग बैठ के शोरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पहले तो कोई बात भी नहीं करता था। बिल्कुल, देखिए ना कि लोग जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ पाता हुआ देखना चाहते हैं और उससे इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं, और इस तरीके से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आए। लेकिन इससे अगर बेहतरी का प्रोसेस बहुत स्लो होगा तो फिर लोगों के जो है वो डेमोक्रेसी तो हर आदमी के एक वोट के बराबर है ना। बिल्कुल। अगर हम अभी सिंध की बात करें कि 70% लोग नहायत गरीब हो गए, भूख से मर रहे हैं, तो उनके पास भी तो एक वोट है, और ये 30% वाले के पास भी है। तो डेमोक्रेसी तो ये बताती है कि 70% को ज़्यादा पजीराई मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बिल्कुल, ये मीडिया के ज़रिए और तरीक़ों के ज़रिए से लोगों की सोच पर कंट्रोल करके इसको रोका हुआ है। लेकिन मेरी अपनी जो स्टडी है, जो मैं 25 साल बाहर रहा हूँ, ब्राज़ील में देखा, वेनेजुला में देखा, इक्वाडोर में देखा, बोलीविया में देखा, अर्जेंटीना में देखा कि ये हालात चलते चलते एकदम से तब्दीली आ जाती है, एकदम से आवाम उठ के खड़ी हो जाती है। और उसमें ये जो हम आप जैसे बैठ के टॉक शो कर रहे हैं ना, उसका भी बड़ा हाथ है। आपका जो कंट्रीब्यूशन है, यकीन मानिए आज नहीं 20 साल बाद यही टॉक शो कोई सुन के आपको कोट कर रहा होगा। बिल्कुल सही। तो आप ये बात करते रहें, इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। अल्लाह करे कि बंदूक के बगैर ही आ जाए इंशाल्लाह। अच्छा, इन मुल्कों में सबसे पहले कम्युनिज्म के ज़रिए से बंदूक के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश की, बाद में उन्होंने अपना मोड बदल दिया। बिल्कुल। जो लुलू था, अभी ये डेल्मा है, वो खुद गोरिल्ला थी, कह रही कि मैं पुरानी गोरिल्ला हूँ, मैं फिर से लड़ूंगी। तो ये गोरिल्ला से ये लोग तब्दील हुए डेमोक्रेटिक फोर्सेस में, और डेमोक्रेसी के ज़रिए तब्दीली ले आए थ्रू आर्गूमेंट्स। और अगर 70% सिंध की आबादी गरीब है और हम उनके फेवर में बात करें, तो वो तो हम जैसे लोगों को वोट देंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे लोगों को वोट देंगे, लेकिन मसला हम खड़े नहीं हो सकते। हम जैसे लोगों को मसला ये है कि हम ज़्यादातर लोग, देखिए इसमें यकीनन ये सूरत हाल है कि ज़्यादातर लोग जो एजुकेटेड हैं वो इस प्रोसेस से इतने वजन हैं कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। तो लेकिन बनना पड़ेगा सर, बनना चाहिए। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये भी उसका पार्ट है। ये हमने प्रोफेसर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ फंडामेंटल जो कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी है उसको भी उठाया, और इन्होंने बताया कि इस्लाम को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे तमाम लैंड रिफॉर्म प्रोसेस को रोक दिया गया, जिसकी वजह से ये गुर्बत जो है तेज़ी से बढ़ रही है। जो थोड़ी सी कमी हुई थी, अयूब खान ने जो 59 में पहला रेवोल्यूशनरी लैंड रिफॉर्म किया, उससे काफ़ी हालात बेहतर हुए। 72 में भुट्टो साहब ने भी किया और कुछ दिन तक उस पर अमल भी हुआ, बाद में वो रोक दिया गया। 77 का तो ऑन होल्ड है। इसी दौरान गुर्बत जो है गांव में बढ़ती चली जा रही है। प्रोफेसर साहब का ख्याल है कि 40% जो लोग अभी इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही बुरे हाल में हैं, मजबूर हैं। अब वो बंदूक उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अगर आप वो चाहे किसी नाम पे भी उठा लेंगे, क्योंकि उनके हालात बहुत ख़राब हैं। और ज़्यादातर गुर्बत जो है गाँव में है। गाँव में गुर्बत की एक ही वजह होती है कि ज़मीन ना होना। अगर हम लोग जैसे लोग एडवोकेट करते रहते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं, कम से कम तमाम जो लोग गांव में रह रहे हैं, पीजेंट्स हैं, उनको कम से कम 600 गज़ की तो ज़मीन दे दो, ताकि वो एक कमरा बना लें, 4-5 जानवर रख लें,
थोड़ी बहुत सब्ज़ी उगा लें, तब भी उनकी जो है ना गुर्बत कम हो जाएगी, भूखे नहीं रहेंगे वो। साथ साथ वो अगल बगल जाके जो जॉब करते हैं, जो तनख्वाह मिलती है, आपको पता ही कि क्या मिलती है वहाँ पे, इट्स नॉट इनफ टू सर्वाइव। लेकिन मगर ये भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फ़ायदा। अब लोग या तो बंदूक उठाएंगे या आस्ते आस्ते सोच बदलेगी और ऐसे लोगों को वोट देंगे जो इनके लिए ये तब्दीली लेकर आएगा। इस्लाम इज़ नो ऑब्स्टिकल। इस्लाम तो सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरी मज़हब है और इस्लाम के नाम पे ईरान में बहुत बड़ी रिवोल्यूशन आई। तमाम ज़मीनें 5-5 एकड़ बराबरी से बांट दी गई और तमाम ज़मींदारों का तबका ही ख़त्म हो गया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।